दोस्तों, मैं हूं विशाल आजम। आज 16 अगस्त है। हम फिर हाजिर हैं मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। लेबनान में इस्राएली हमलों में 11 की मौत। सदर्न लेबनान में इस्राएली एयर स्ट्राइक में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इस्राएल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के एक कमांडर और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया, जबकि लेबनान ने हमले को सीज फायर और शांति कोशिशों के लिए बड़ा झटका बताया है। यह जून में शुरू हुए नाजुक सीज फायर के बाद सबसे ज्यादा खून खराबे वाले दिनों में से एक है। हमास नेता काहिरा पहुंचे, गजा पर बातचीत की कोशिश। हमास के राजनीतिक नेता और चीफ नेगोशिएटर खलील अल हया गजा सीज फायर पर बातचीत के लिए कैरो पहुंचे हैं, यानी काहिरा पहुंचे हैं। वो मिस्र की इंटेलिजेंस चीफ हसन रशाद से मुलाकात करेंगे, जबकि अमेरिकी दूत जैरेड कुश्टर के भी अगले हफ्ते इलाके के दौरे की उम्मीद है। मकसद गजा में लड़ाई रोकने, ह्यूमैनिटेरियन एड बढ़ाने और हॉस्टेज रिलीज डील को आगे बढ़ाना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और यूएई के बीच कशीदगी। यूएई की सरकारी तेल कंपनी एडीएनओसी यानी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ा एक और टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमले का शिकार हुआ है। यूएई ने ईरान से हमले रोकने की अपील की है, जबकि ईरान इस खास और अहम समुद्री रास्ते पर अपना दबदबा बनाए रखने की बात कर रहा है। हॉर्मुज दुनिया के लिए बेहद अहम ऑयल रूट है, इसलिए यहां तनाव बढ़ने से तेल और शिपिंग की कीमतों पर असर पड़ सकता है। ईरान का कतर पर 3 पायलट्स को रखने का इल्जाम। ईरान ने इल्जाम लगाया है कि कतर उसके 3 मिलिट्री पायलट्स को हिरासत में रखे हुए है, जिन्हें मार्च में उनके एयरक्राफ्ट गिराए जाने के बाद पकड़े जाने की बात कही गई है। कतर ने इस इल्जाम को साफ तौर पर खारिज कर दिया और कहा है कि उसे सिर्फ एक पायलट के बाकियात मिले थे। दोनों मुल्कों के बीच ये नया तनाजा ऐसे वक्त सामने आया है जब पूरे गल्फ में पहले ही तनाव बहुत ज्यादा है। यमन में हौसी हमलों से मोखा पोर्ट बंद। यमन में ईरान बैक्ड हौसीज ने मोखा पोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। हमले के बाद पोर्ट यानी बंदरगाह की ऑपरेशंस रोक दी गई हैं और यमन के सरकार ने कड़े जवाब की वार्निंग दी है। इससे रेड सी और गल्फ ऑफ अदेन में शिपिंग सिक्योरिटी को लेकर फिक्र बढ़ गई है। मारिब में हौसी हमलों का इल्जाम। यमन की सरकार ने हौसीज पर मारिब के रेजिडेंशियल इलाकों में हमले करने का इल्जाम लगाया है। मारिब यमन के सबसे अहम एनर्जी प्रोड्यूसिंग इलाकों में से एक है और यहां लंबे वक्त से अलग अलग ताकतों के बीच कशीदगी है, तनाव रहा है। नई हिंसा से डर है कि यमन में पहले से कमजोर अमन कोशिशें फिर पटरी से उतर सकती हैं। इस्राएली सेटलर्स पर वेस्ट बैंक में पानी रोकने का इल्जाम। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स पर पैलेस्टीनियन खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को मोड़कर एक पूल भरने का इल्जाम सामने आया है। रॉयटर्स के मुताबिक यह वाकया ऐसे इलाके में पेश आया जहां पैलेस्टीनियंस पहले से सेटलमेंट, एक्सपेंशन और जमीन पर कब्जे को लेकर शिकायत कर रहे हैं। इस मामले ने इसराइल की हुकूमत पर सेटलर्स की हिंसा यानी तशद्दुद और कब्जे को रोकने के लिए ज्यादा सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ाया है। कुर्सा में पैलेस्टीनियन परिवारों को सेटलर्स ने घेरा। वेस्ट बैंक के कुसरा गांव में इजरायली सेटलर्स ने यानी इजरायली आबादकारों ने, जिनको इजरायली हुकूमत वहां बसाया है, उन्होंने कई फलस्तीनी घरों का रास्ता रोक दिया और बिजली पानी तक पहुंच काटने की कोशिश की। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक करीब 15 फलस्तीनी, जिनमें 2 बच्चे भी थे, इस घेराबंदी से मुतासिर हुए हैं। बाद में इजरायली ट्रूप्स ने इलाके में पोजीशंस ली। अमेरिकी राजदूत ने सेटलर्स की कार्रवाई की निंदा की है। सदर्न लेबनान से इजरायली विड्रॉल पर नया तनाजा। इसराइल ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह के पूरी तरह डिसआर्म होने तक सदर्न लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाएगा, यानी जनूबी लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाएगा। अमेरिका ने इस रुख पर एतराज जताया है क्योंकि उसके ब्रोकर किए हुए एग्रीमेंट में इजरायली विड्रॉवल और लेबनीज आर्मी की तैनाती का रास्ता तय किया गया था। हिजबुल्लाह दूसरी तरफ कहता है कि पहले इसराइल को हटना चाहिए, इसलिए दोनों पक्षों के बीच बड़ा पॉलिटिकल डेडलॉक बना हुआ है।
सऊदी अरेबिया अपनी डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत कर रहा है। ईरान और उसके हिमायती ग्रुप से बढ़ते खतरे के बीच सऊदी अरेबिया अपनी डिफेंस तैयारियां मजबूत कर रहा है। रियाद ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ मक्का डिफेंस एग्रीमेंट बनाया है और रेड सी यानी लाल सागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक मल्टीनेशनल कोलिशन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरेबिया अभी भी सीधे बड़ी जंग में फंसने से बचते हुए डिप्लोमेसी को तरजीह देने की कोशिश कर रहा है।